साथियों नमस्कार। आप सभी की दुआओं के कारण, मेरे इष्ट देव के आशीर्वाद के कारण, मेरी माताजी के आशीर्वाद के कारण मैं ठीक हूँ और अपना ये वीडियो मैं आज जारी कर रहा हूँ। इस वीडियो में मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको वो अनुभव साझा करूं जिन अनुभवों से आप अपने आप को बचा सकते हैं या फिर उन अनुभवों का फ़ायदा उठाकर आप तकलीफ़देह स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। ऐसी मेरी कोशिश है। मुझे जो अनुभव हुआ, मैंने करीब 10 दिन तक कोविड को घर के अंदर ही झेला। 10 दिन में मुझे ये समझ में नहीं आया कि मुझे डायरिया हुआ है, डिहाइड्रेशन हुआ है, वॉमिटिंग के कारण वीकनेस है। मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आया। घर पे मेरा इलाज चलता रहा। उस इलाज के दौरान मुझे काफ़ी तकलीफ़ें हो रही थी। यानी इलाज, मुझे जो एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे थे उनसे मुझे कोई लाभ महसूस नहीं हो रहा था। दिन पे दिन मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही थी। आपको विश्वास नहीं होगा कि 10 से 15 दिन के भीतर ही मेरा 10 किलो वज़न कम हो गया। यानी अगर आप एवरेज लगाएं तो एक दिन में मेरा 1 किलो वेट घटा। जिस आदमी का वज़न एक दिन में 1 किलो घटेगा और 10 किलो वेट उसका कम हो जाएगा, मैं 76 किलो का वज़न मेरा था, जो सिर्फ़ 66 किलो के अंदर रह गया। तो दोस्तों, 10 किलो वेट लॉस होने के बाद मेरे शरीर में कोई भी ताकत रह नहीं गई थी। मैं बहुत कमज़ोर हो गया था, अंदर से टूट गया था। लेकिन मेरा जो आत्मविश्वास, मेरा जो आत्मबल था, वो इस बात को कहता था कि मैं इस बीमारी के तिलिस्म को तोड़कर बाहर निकल जाऊंगा। दोस्तों, सबसे बड़ी विडंबना ये होती है, इस बीमारी में कोई भी आपका साथ नहीं देता। मेरी पत्नी ने मेरा बहुत साथ दिया। रात को 12 और 1 बजे जब डॉक्टर विज़िट करके जाते थे हॉस्पिटल में, उसके बाद वो घर आती थी। अब आप सोचिए, एक महिला के लिए कितना पैनिक होगा कि वो टू व्हीलर से काफ़ी दूर से 10 किलोमीटर 7 किलोमीटर के डिस्टेंस से डेली आना और डेली जाना, और सुनसान रास्ता, बहुत ख़तरनाक और बहुत पैनिक ये भी था मेरे लिए। लेकिन चूँकि कोई और था नहीं मेरी सेवा के लिए, तो उसको ये सब काम करना पड़ रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस बीमारी में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे अपने आप को रिकवर करना है। और आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब सीटी स्कैन होता है और एक्सरे होता है, जो भी ज़रूरी जांचें होती हैं, उसमें कई बार डॉक्टर या फिर उनके कंपाउंडर आपसे बोलते हैं कि आपके फेफड़े 50% ख़राब हो गए। तो उनकी इस बात को दिमाग पर बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि फेफड़े ख़राब नहीं हुए, बल्कि इन्फेक्शन उनमें हो गया। इन्फेक्शन होने के कारण वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। जब तक उनका इन्फेक्शन पूरी तरह से क्योर नहीं हो जाएगा, तब तक आपको सांस लेने में तकलीफ़ आएगी। ये एक सीधा सा सिद्धांत है, इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, कि जब तक विल पावर नहीं होगी आपके अंदर, तब तक आप स्वस्थ होकर के घर नहीं आ सकते। इस बात को ध्यान रखना। मैंने कई ऐसे योद्धाओं को हारते हुए देखा है जिनकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो हार गए। और मैंने ऐसे योद्धाओं को जीतते हुए देखा है जिनकी उम्र मुझसे भी कहीं ज़्यादा थी। कोई 70 साल का है, कोई 80 साल का है, और वो घर वापस आ गया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर विल पावर थी, उनकी इम्यूनिटी में बहुत दम थी। अंदर से आप अगर टूट गए तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकता।
भगवान भी आशीर्वाद तब देगा जब आप भगवान से ये निवेदन करेंगे कि आप मुझे शक्ति दीजिए इस दुख को सहन करने की, जो कष्ट मुझे हो रहा है इसको सहन करने की शक्ति और क्षमता दीजिए, और मैं आपके आशीर्वाद से निकल के दिखाऊंगा। तो जब आप ऐसा कमिटमेंट करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद करेगा, ये पक्की बात है। अब मैं आपको बताता हूँ, आजकल एक ट्रेंड चल गया है, उस ट्रेंड के पीछे भागना अपने आप को मौत के दरवाजे पर ले जाना है। जैसे किसी ने बोला ये वाला हॉस्पिटल ठीक नहीं है, आप वो वाले हॉस्पिटल में चलिए। वो बोलेगा वो वाला हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, आप फ़लाँ हॉस्पिटल में चले जाइए, आप ढमाके हॉस्पिटल में चले जाइए। जब इस तरह की बातें होती हैं तो मुझे एक बात बताइए दोस्तों, अगर आप 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर किसी पेशेंट को लेकर जाते हैं, चाहे आप एम्बुलेंस में लेकर के जाएं, तो आप सोचिए उस दौड़ भाग वाली स्थिति में जब वो खुद वीक है अंदर से, ऐसी कंडीशन में उसको थकान होगी, अननेसेसरी एग्जर्शन होगा और वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तो भागना नहीं है इधर उधर। एक बार डॉक्टर ने झल्ला कर मेरी वाइफ़ को बोला था कि अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप इनको किसी अन्य हॉस्पिटल में ले जाइए, आप इनको इंदौर ले जाइए, आप इनको दिल्ली ले जाइए, आप इनको बम्बई ले जाइए, आपको जहाँ जाना है वहाँ चले जाइए। मैंने ये बात सुनी, मैंने डॉक्टर को बुलाया और मैंने डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब, आप किसी भी गलतफ़हमी में मत रहिएगा, मैं यहीं जीऊँगा, यहीं मरूँगा, मैं इस हॉस्पिटल को छोड़कर नहीं जाऊँगा। मेरी डिपेंडेंसी आप पर है, आपको मेरा ट्रीटमेंट करना है और आपको ही मुझे इस परेशानी से निकालना है। जब मैंने देखा मेरा कोविड वार्ड पूरा खाली हो गया एक दिन, तो मैंने उसकी वजह नहीं पूछी किसी से, लेकिन मैं ऑब्ज़र्व करता रहा कि आज ये वार्ड खाली क्यों है, मैं अकेला क्यों पड़ा हूँ यहाँ पर। बाद में मुझे मेरी वाइफ़ ने बताया कि बहुत सारे लोग यहाँ से डिस्चार्ज होकर कोई भोपाल चला गया, कोई इंदौर चला गया, जिसको जहाँ देखा वहाँ चला गया। मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब मेरे पास भागने दौड़ने के लिए कोई आदमी नहीं है, मेरे पास में कुछ भी ऐसी सुविधा नहीं है, मैं नहीं जा पाऊँगा और प्लीज़ आप कृपया करके मेरा ट्रीटमेंट यहीं कीजिए, जो भी करना है। तो डॉक्टर ने भी इस बात को समझा। इसका एक फ़ायदा मुझे ये हुआ कि डॉक्टर से हमने हर बात की सलाह ली, हर चीज़ में। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दिन रात को डॉक्टर विज़िट करने आए, उस समय मेरा ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम था, 70 के आसपास होगा, जिसकी वजह से मुझे ऑक्सीजन पूरे 12 से 24 घंटे तक लगाई गई और मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो हो रहा था उसमें मुझे आराम मिला। लेकिन ऑक्सीजन मास्क लगाने के बाद एक बदबू जैसी कुछ आती है, मतलब उसको आप ज़्यादा देर लगाते हैं तो आपको घबराहट होने लगती है, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन लेने की आदत हमारी है नहीं। तो डॉक्टर ने कहा अगर आप इसी तरह से और अगले 24 घंटे पड़े रहे तो शायद भगवान ही मालिक है, आपकी ज़िंदगी का, आपके फेफड़े नॉर्मली वर्क करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको ऑक्सीजन अपने आप मिलती रहेगी। तो जब ये बात मैंने सुनी तो मैंने ऑक्सीजन मास्क हटाया, अपनी विल पावर को पूरी तरह से कंट्रोल किया और मैं उल्टा लेट गया। और मैं हर 10 मिनट में ये एक्सरसाइज करता था उल्टा लेटने की, और जब उल्टा लेट कर थक जाता था तो मैं करवट के बल लेट जाता था। करवट में भी आपको आराम मिलेगा, उल्टा लेटने पर भी आपको आराम मिलेगा। इसके लिए मैंने एक शेड्यूल बनाया कि 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर और 10 मिनट शाम को या रात को। मतलब आप 3 टाइम अगर 10-10 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे तो 30 मिनट में आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको ऑक्सीजन लेने की ऊपर से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि आप उल्टे जब लेटते हैं तो आप ब्रीदिंग करने की कोशिश करें, गहरा सांस जितना आपसे लेते बने। उस समय जब चूँकि आपके फेफड़े इन्फेक्टेड होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से सांस नहीं ले पाते, लेकिन आप जितनी भी आपकी क्षमताएं हैं उस हिसाब से नाक से सांस लेने की कोशिश करें, मुंह से सांस लेने की कोशिश करें, उससे आपकी ऑक्सीजन लेवल ठीक रहता है।
24 घंटे मैंने डॉक्टर को बिना ऑक्सीजन के रहकर दिखाया। डॉक्टर से मैंने बस एक ही बात बोली, मैं ऑक्सीमीटर नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये मुझ पर मानसिक दबाव डालता है। अब 80 हो गई, 85 हो गई, 90 हो गई, अरे यार 90 है, ठीक है, 85, ओहो घबराहट हो रही है। इस तरह से मैंने पेशेंट्स को तड़पते हुए देखा है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैंने डॉक्टर को बोला कि मेरी जो डिस्कम्फ़र्ट है वो मुझे बताएगी कि मैं परेशान हूँ या मुझे तकलीफ़ है। ये मशीन नहीं बताएगी कि मुझे डिस्कम्फ़र्ट है। मैंने हटा दिया, पूरे 24 घंटे मैंने रह कर दिखाया। डॉक्टर ने कहा कमाल हो गया, आप 24 आवर्स आपको हो चुके हैं, बावजूद इसके आपने ऑक्सीजन नहीं ली। मैंने कहा नहीं ली, मैं सिर्फ स्टीम लेता था 2 बार। तो ये जब चीज़ हुई तो डॉक्टर ने कहा नेक्स्ट 24 आवर्स मैं आपको और अपने ऑब्ज़र्वेशन में रखूँगा, इसके बाद मैं आपको ओरल ट्रीटमेंट दे करके घर भेज दूँगा। मैं बड़ा खुश हो गया। दोस्तों, वीकनेस का आलम ये था मेरा कि मैं अगर आईसीयू से बाहर निकल के टॉयलेट जाता था तो वहाँ चक्कर आने लगते थे, मुझे घबराहट होती थी, बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी। तो ऐसी कंडीशन में बड़ा पैनिक रहता था ये काम मेरे लिए, टॉयलेट तक जाना और आना, ये बहुत ज़्यादा पैनिक होता था। लेकिन फिर भी जैसे तैसे ईश्वर के आशीर्वाद से, आप सभी लोगों की दुआओं से मैं सबको झेलता रहा। इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन मुझसे जब कुछ खाया नहीं जा रहा था, 10 दिन से ऊपर हो चुके थे, 15 दिन के करीब होने जा रहे थे, तो मैंने अनार का जूस मंगाया और मैंने कहा मैं इसको पीऊँगा। डॉक्टर ने कहा इसको रोड पर फेंक दीजिए, अनार के जूस को पीने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप मर जाएंगे। तो ये बात जो थी, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। डॉक्टर ने बोला आपको फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाने हैं। क्यों नहीं खाने हैं, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। क्योंकि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन लंग्स में है, यानी वो एक निमोनिया का प्रकार है। और निमोनिया जब आपको हो जाता है तो निमोनिया में कोई भी ठंडी चीज़ आप खाएंगे वो आपको नुकसान करेगी। हमेशा याद रखना, मुझे भी डेथ बेड पे पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ फ्रूट्स का था। क्योंकि शुरुआती दौर में जब मुझे ये इन्फेक्शन हुआ था डायरिया के फॉर्म में, तो मैंने कोकोनट वाटर पिया, मैंने मौसमी का जूस पिया। तो ये सारी जो चीज़ें थीं ये मुझे बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुई। इन्होंने मुझे रिकवर नहीं होने दिया, तो मुझे समय लगा फिर इसमें। तो जब डॉक्टर ने ये बात मुझे अच्छे से समझाई कि आपको निमोनिया है, निमोनिया में कोई भी ठंडी चीज़ खाना आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। और दोस्तों, मैंने फ्रूट्स को आज तक हाथ नहीं लगाया और ना मैं अभी लगाऊंगा जब तक मैं पूरी तरह रिकवर नहीं हो जाऊं। क्योंकि फ्रूट्स खाना ज़िंदगी पड़ी हुई है खाने के लिए। कुछ दिन हम उसको रिप्लेस करके जो खाना है वो मैं बताता हूँ। जैसे दलिया खाइए आप, गर्म गर्म दलिया, ठंडा नहीं खाना है। गर्म मूंग की दाल पी सकते हैं आप, चपाती खा सकते हैं आप गर्म, और साथ में मतलब आपका जो मन करे, अगर आप दलिया खा सकते हैं तो दलिया खाइए। मखाने थोड़े से आप उसको हल्के से बहुत मामूली से घी के अंदर तलवा करके भी थोड़ा सा टेस्ट बदलने के लिए उसमें काली मिर्च और नमक मिला करके भी खा सकते हैं। और मुरमुरे भी इसी तरह से आप खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं, जैसे काजू, किशमिश और आपका बादाम, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ध्यान ये रखना है मॉर्निंग टाइम में खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका लिवर उस समय सबसे ज़्यादा काम करता है तेज़ी से। और लोग चाहें तो एनिमल प्रोटीन में आप एग खा सकते हैं। एग जो है, एग का वाइट वाला पार्ट आप खाएंगे शुरू में, क्योंकि अगर आप येलो पार्ट खाते हैं और उस समय लिवर अगर प्रॉपर काम नहीं करता है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। यानी आप चूँकि दवाइयाँ खा रहे होते हैं उस समय, तो भूख नहीं लगती है, तो आप वाइट वाला पार्ट खाएंगे तो जल्दी डाइजेस्ट होगा
अगर आपको लगता है कि आपको एग नहीं खाना है तो मत खाइए। उसका एक सेकंड ऑप्शन ये है कि आप पनीर टिक्का वगैरह ऐसी चीज़ बनवा करके पनीर खा सकते हैं। पनीर जो है वो शुद्ध होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जहाँ मिलावटी पनीर मिल रहा है वहाँ एग खा लेना बेहतर होगा, क्योंकि एग में अभी तक कोई मिलावट नहीं है, लेकिन पनीर में मिलावट आ रही है। तो लेकिन अगर आपके क्षेत्र में शुद्ध पनीर मिलता है तो आप पनीर मंगा करके खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक। अब मैं बात करूँगा आपसे कि एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे बोलूँगा जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल हुई जा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उसके पीछे लोग पागल हो रहे हैं। तो आप अगर गूगल करेंगे और जानकारी कलेक्ट करेंगे तो इस इंजेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो लाइफ सेविंग ड्रग साबित हो रहा हो कोविड के समय। और डॉक्टर्स के ओपिनियंस भी आप देख सकते हैं इस बारे में। मैं भाग्यशाली था कि मैं रेमडेसिविर के पीछे नहीं भागा और मुझे मेरे डॉक्टर ने ये इंजेक्शन नहीं लगाया। और कई ऐसे सलाहकार बीच में आए जिन्होंने मेरी वाइफ को बोला कि ये हॉस्पिटल वाले अपना चार्जेस बढ़ाने के लिए आपके हस्बैंड को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं, नहीं तो ये 2 दिन पहले छुट्टी हो जाएगी इनकी। अब 2 दिन पहले छुट्टी का मतलब ये है कि परमानेंट छुट्टी भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के मेरी वाइफ ने बोला जैसा डॉक्टर कर रहे हैं वो बेटर है, हमें कुछ नहीं करना अपनी तरफ से। डॉक्टर से एक बार बात की, डॉक्टर ने कहा इनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये रिकवर करेंगे, मुझे उम्मीद है, इसलिए इनको रेमडेसिविर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो सारी बातें थी दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट थी। मेरा एक अभिभाषक भाई जो छोटा था उम्र में, जिसने मुझे फ़ोन किया, दादा आपने कैसे फेस किया, क्या किया, मैंने उससे बात की। उस समय मैं बात करने के लायक नहीं था, बार बार मुझे खांसी आती थी, मैं बात नहीं कर पाता था। बावजूद इसके मैंने उससे बात की और मैंने उसको समझाया। मैंने कहा तू बिल्कुल परेशान मत हो, उल्टा लेटने की कोशिश कर, ब्रीदिंग करने की कोशिश कर, ना ऑक्सीजन के पीछे भाग और ना ही रेमडेसिविर के पीछे भाग। लेकिन साहब पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने हमारे बार एसोसिएशन के एक सीनियर मेंबर को फ़ोन लगाया और उनको बोला कि दादा मुझे रेमडेसिविर की व्यवस्था करा दीजिए। उन्होंने करा दी। भाई उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें, वो कोई डॉक्टर तो है नहीं कि उन्हें पता हो कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और ना ही वो कोई भुगत भोगी हैं कि जो उनको पता हो कि रेमडेसिविर जिसको लग रहा है वो कितने % लोग वापस आ रहे हैं घर। तो उन्होंने उसकी व्यवस्था करा दी। उसने धन्यवाद अदा किया कि दादा मुझे इंजेक्शन मिल गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और दूसरे तीसरे दिन समाचार सुनने को मिला कि रेमडेसिविर भी उसकी जान नहीं बचा सका। तो स्वास्थ्य जो है वो ईश्वर की देन है, ईश्वर का आशीर्वाद है, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आप बहुत पैसे वाले हैं या आप बहुत अप्रोच वाले हैं। अगर बहुत अप्रोच वाले लोगों को बचना होता तो रोहित सरदाना जैसे लोग जो कैबिनेट मिनिस्टर लेवल से नीचे के लोगों का इंटरव्यू नहीं लेते थे वो आज ज़िंदा होते। और मेरे जैसा एक छोटा सा नाचीज़ व्यक्ति जो कहीं से कहीं तक भी कोई अप्रोच नहीं रखता, वो व्यक्ति बचकर घर आ जाता है वापस। और जो व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी अप्रोच रखते हैं वो सारे के सारे काल के गाल में समा रहे हैं। उसका कारण केवल इतना सा है कि वो किसी एक पर्टिकुलर ड्रग को खुदा और भगवान मान रहे हैं, जो पूरी तरह गलत है। मैंने कई डॉक्टर्स के ओपिनियन देखे, उसके आधार पर भी आपको बता रहा हूँ, रेमडेसिविर आपकी जान नहीं बचाता। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर डॉक्टर कुशल है तो आपको स्टीरॉइड्स देकर भी ठीक कर सकता है। डॉक्टर की कुशलता, मरीज का कॉन्फिडेंस, मरीज का आत्मविश्वास और मरीज का सहयोग अपने डॉक्टर को। सहयोग क्या कि डॉक्टर आपसे जो कह रहा है वो आप मान रहे हैं, वो सहयोग है। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ें आपको ज़िंदगी प्रदान कर सकती हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों,
स्वास्थ्य दुनिया के किसी कोने में पैसे से नहीं मिलता, बल्कि स्वास्थ्य आपको ईश्वर के आशीर्वाद से, आपके स्वजन परिजन, आपके मित्रगण सभी की दुआओं से मिलता है। आज मैं आपके बीच में हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप सबकी दुआ, मेरी माँ का आशीर्वाद, मेरे इष्ट देव का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। इस वजह से मैं बचकर आया और मैं अभी रिकवर कर रहा हूँ, अपने शरीर पर पूरा ध्यान दे रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा, हो सकता है नेक्स्ट 10 डेज़ में मैं पूरी तरह से रिकवर हो जाऊँ। मैं आपसे लास्ट में और कहना चाहूँगा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। घर के अंदर अगर किसी को सर्दी ज़ुकाम हो गया, घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें सिर्फ एजिथ्रोमाइसिन, एक मल्टीविटामिन और एक एंटी एलर्जिक टैबलेट दी जाती है। वो आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, वो आपको दे देगा और उससे ही ठीक हो जाएंगे। यानी केवल 5% आदमी या 10% आदमी ऐसा है जो क्रिटिकल कंडीशंस में पहुंचता है, और क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचने के कारण कई बार उसका इलाज हो पाना संभव नहीं होता। तो 90% लोग ऐसे ही रिकवरी कर लेते हैं, उनके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस बात का भी विशेष ख्याल रखें, पैनिक बिल्कुल ना हो। पैनिक होने से कुछ नहीं मिलता। अपने दिमाग की बत्ती हमेशा जला कर रखें, इसको बंद ना होने दें। डॉक्टर भी उल्टा सीधा इलाज करे तो उसको समझाने की कोशिश करें कि भैया ये चीज़, डॉक्टर भले ही कह दे कि फ्रूट्स खाइए, लेकिन आप अपना दिमाग लगाइए कि जो निमोनिया में फल खाएगा उसका क्या हालत होगी। ये बात आप खुद भी सोच सकते हैं। निमोनिया में अगर आप एग खाते हैं, वो आपको हीट देगा, गर्मी देगा, आपको स्वस्थ करेगा। आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, पानी को खौला खौला करके, पानी को बहुत गर्म करके हॉट वाटर पी रहे हैं, जिससे उनके गले में छाले आ जाते हैं। उनका इलाज करना और मुश्किल होता है, क्योंकि उनसे कुछ खाते पीते भी नहीं बनता। तो ये भी आप ध्यान रखें। दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और पैनिक बिल्कुल मत होइए।